Hi Bachabari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, आपने द लास्ट लेसन का मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अभी तक अगर नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल पे जाओ और देख लो, क्योंकि मैंने वहां पर आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। तो वो वीडियो देखने के बाद में और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वर्ड मीनिंग्स भी कवर कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो तो चलो आज के इस वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ पीवाईक्यूज कराती हूँ, कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराती हूँ। आपको शो करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं आपके चैप्टर द लास्ट लेसन से। तो वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जो कि एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं इफ दे हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। So let's start. The first question that we have here is the extract based question, and this extract based question is from CBSE. So आपको इससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा लेवल का। However हम और भी क्वेश्चन जो CBSE के लास्ट ईयर के ही हैं, अभी करंट ईयर में जो एग्जाम लगा है उसके हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। बट आज फटाफट से पहले ये कर लेते हैं। तो जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आपको एक पीस जो है, एक एक्सट्रैक्ट जो है आपके चैप्टर में से देखने को मिलता है। नाउ आपको क्या करना होता है, आपके चैप्टर में से ऑलरेडी आपने उसे रीड किया हुआ होता है, तो आपको बस अपना दिमाग उस एक्सट्रैक्ट में लगाना है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझे इस एक्सट्रैक्ट को दिमाग में रखकर ही उन्हें आंसर करना है। एंड देन उसके बाद में उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को वन बाय वन रीड करना है एंड रीड करके क्रैक करना है। याद रखिए कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करिकुलम का हिस्सा हैं, बट वी नेवर नो अगर सीबीएसई पैटर्न के अंदर आगे चलकर और भी कोई चेंज लेकर आता है क्या। एंड दैट इज वाई सेफर साइड मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar book and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. So question number 1 जो इस extract से आपके सामने आ गया है वो है which of the following can be attributed to M. Hamel's declaration about the French language? इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा M. Hamel के डेक्लेरेशन को जो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर किया है उसको बता सकता है, समझा सकता है, डिफाइन कर सकता है? योर ऑप्शंस आर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, नॉस्टैल्जिक प्राइड, फैक्चुअल एक्यूरेसी या फिर पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू थिंक कि एम हेमेल का फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज बोलना क्या है? क्या ये उनकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है? क्या ये नॉस्टैल्जिक प्राइड है? क्या ये उनकी फैक्चुअल एक्यूरेसी है या फिर पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन है? ऑलराइट, सो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी। बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये आंसर आपने दिया था। पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन विल बी करेक्ट आंसर। वाई हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, कोई इंसान, डेफिनेटली मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम मैं हिंदी और मारवाड़ी बोलती हूँ तो मेरे लिए वो लैंग्वेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मेरे कल्चर, मेरे आइडेंटिटी के बारे में वो बताती हैं। सो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के टुवर्ड्स मेरा जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो उतना है जितना शायद मेरा हिंदी या मारवाड़ी लैंग्वेज के तरफ होगा। सो सब्जेक्ट आपकी, आप एक्सपर्ट हो किसी सब्जेक्ट में, उससे आपका प्यार उस लैंग्वेज के टुवर्ड्स जज नहीं किया जा सकता। सो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा।
नॉस्टैल्जिक प्राइड, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब हम किसी पुराने समय की, यूजुअली कोई अच्छी बात जो है, कोई पुरानी अच्छी बात को हम याद कर रहे होते हैं तो उसे हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। प्राइड का मतलब गर्व हो सकता है, मेक्स नो सेंस हियर, तो ये भी नहीं होगा। फैक्चुअल एक्यूरेसी, फैक्चुअल यानी कि फैक्ट से जुड़ा हुआ, और एक्यूरेसी का मतलब है जो सही है, ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर आप स्टैटिक जीके खोलकर देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ कहीं पर नहीं है कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, फ्रेंच दुनिया की सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, ऐसा कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। सो ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एमएमएल का पेट्रियोटिज्म है जो ये बोल रहा है। ये एमएमएल का अपने देश को लेके, अपने कम्युनिटी, अपने कल्चर को लेकर प्यार है, पेट्रियोटिज्म है, जिसको उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया है, जिसे उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये उनका प्यार है और कुछ नहीं, दिस इज हिज लव फॉर हिज लैंग्वेज। और ये यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वी फाउंड आउट दैट देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द लव फॉर योर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। इट कैन एक्चुअली चेंज टू लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म really quickly when you start imposing your language onto someone else. All right, next question, question number 2, which is, I was amazed to see how well I understood it. Select the option that does not explain why Franz found the grammar lesson easy. So बहुत बार ऐसे वाले क्वेश्चन में आपका दिमाग एक चीज को स्किप कर देता है और वो है does not. A lot of times हम इसे does ही रीड करते हैं and not रीड नहीं करते and उसकी वजह से आंसर गलत निकल जाता है। So I've already highlighted that. अब इसके साथ में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि किस तरीके से फ्रांस ने बोला था कि उसे सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई थी। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है जो फ्रांस के ग्रामर लेसन को इजीली समझने को नहीं एक्सप्लेन करता है? Your options are: Franz was paying careful attention in the class this time. MML was being extremely patient and calm in his teaching. Franz was inspired and had found a new meaning and purpose to learning. Franz had realized that French was the clearest and most logical language. So you have to focus on does not. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे explain नहीं करता है? ऑल राइट, एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हम यहाँ पर दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। फ्रांस हैड रियलाइज्ड दैट फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, क्योंकि ऐसा उसने नहीं रियलाइज किया था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये एमएमएल की बात थी। देखिए उस दिन फ्रांस को ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ आ रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था क्लास में, क्योंकि एमएमएल काफी पेशेंटली पढ़ा रहे थे। इसके साथ में आज उसको एक नया मीनिंग मिल गया था, एक नया पर्पस मिल गया था इस लैंग्वेज को लर्न करने का। उसके दिमाग में वाई आ गया था, उसके दिमाग के अंदर रिग्रेट आ गया था कि अभी तक मैंने क्यों नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने डिले क्यों किया मेरी लर्निंग को। सो ही फाउंड द पर्पस एंड हेंस ही वाज मोटिवेटेड, और वो मोटिवेशन से ही फेल्ट दैट ड्राइव, उनको वो ड्राइव अंदर महसूस हो रही थी टू लर्न फ्रेंच। हाउएवर ये लास्ट वाली लाइन एमएमएल ने कही थी, उन्होंने रियलाइज की थी, फ्रांस ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। सो अभी आपको पता चला हाउ डू वी कम टू द करेक्ट आंसर। एक ही इकलौता तरीका होता है करेक्ट आंसर तक पहुंचने का एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में, विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। सो आपको जब भी 4 ऑप्शन दिए जाएं, करेक्ट ऑप्शन को टिक करने की बजाय आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पे फोकस कीजिए। जब आप ऑप्शंस के दिमाग में रीजंस ढूंढेंगे कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो जिस भी आंसर को आप सेलेक्ट करेंगे आप उसके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। सो हमेशा किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बजाय 3 ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं हो सकते, ये सोच के उन्हें एलिमिनेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Franz was able to understand the grammar lesson easily because he was. काफी आसानी से उसने ग्रामर के लेसन समझ लिए थे, ऐसा क्यों था? आपके ऑप्शंस हैं रिसेप्टिव,
he was appreciative, he was introspective or competitive? आपको क्या लगता है फ्रांस को आखिरकार उस दिन सब कुछ कैसे समझ में आ गया था? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है एंड यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए रिसेप्टिव. रिसेप्टिव शुड बी द करेक्ट आंसर. कैसे पहुंचे मैम आप रिसेप्टिव पे? तो चलिए सबसे पहले मैं एलिमिनेट करती हूँ बाकी ऑप्शंस को. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन डी, कंपेटिटिव. कंपेटिटिव का मतलब होता है जहां पर आप सामने वाले से या किसी फोर्स से कंपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं. ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था. इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव कम्स फ्रॉम द वर्ड इंट्रोस्पेक्ट या फिर इंट्रोस्पेक्शन भी यहां से निकल कर आ सकता है, जिसका मतलब होता है कॉन्टम्पलेट करना, सोचना, ख्यालों में चले जाना, अपना पर्पस ढूंढना, समथिंग लाइक दैट. सो ये यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएटिव वर्ड निकल कर आया है अप्रिशिएट से, जिसका मतलब होता है जब आप किसी सामने वाले को उसके काम के लिए सराहते हो, उसे रिकॉग्नाइज करते हो, उसके एफर्ट्स को पहचानते हो. तो ये भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट आंसर रिसेप्टिव हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली वहां पर बैठा हुआ था एंड वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. ही वॉज रेडी टू रिसीव जो भी एमएमएल उस एक क्लास के अंदर पढ़ाने वाले थे. सो ही वॉज डेडिकेटेड उस क्लास के अंदर, वो फुल टू कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ रहा था एंड दैट इज वाई रिसेप्टिव कैन बी द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, प्लीज लेट मी नो कि आपके ये 3 क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आए इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स गो टू स्टैंड अलोन एमसीक्यूज एंड दिस इज योर एमसीक्यू नंबर 1. France saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? फ्रांस ने काफी भारी भरकम भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने देखी थी, बट फिर भी वो वहां पर नहीं रुका. आप इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आपके ऑप्शंस है. फ्रांस was too little to care about the news of lost battles. ऑप्शन बी है nobody in France's family was in the army so it did not matter. ऑप्शन सी है bad news had become very normal so he went about his task. और ऑप्शन डी है it was too crowded for France to find out what news was up on the board. So what do you think is the reason why he did not stop? Alright, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए बैड न्यूज हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज वर्क. राइट बिफोर हमारे चैप्टर के अंदर व्हेन फ्रांस टॉक्स अबाउट बुलेटिन बोर्ड ही सेज कि सारे बुरे खबरें पिछले 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रहे हैं. सो ही न्यू कि जितने भी लॉस्ट बैटल्स है, जितने भी ड्राफ्ट्स है, जितने भी बुरी खबरें हैं वो यही से आ रही है. तो ये ऐसा शो कर रहा है कि क्योंकि 2 साल से वो सेम चीज झेल रहे हैं सो इट डिडंट मैटर. अब वो मैटर नहीं करता है कि ठीक है ये तो है ही मनुष्य, हम हार चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, इसके अभी और क्या बुरा होगा. सो ही वाज लाइक कि चलो अभी यहाँ पे ये बुरी खबर आई, कुछ छपी हुई है, इसका काम ही बुरी खबर छपवाना है. आई वुड रादर गो टू माई स्कूल. उसने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने स्कूल चला जाता हूँ देन अभी यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को चेक करने के. सो ये उसके लिए नॉर्मल हो चुका था एंड आई थिंक सारे जो लोग थे एल्साज एंड लॉरेन के उन सबके लिए नॉर्मल हो चुका था. उन्हें लग रहा था कि ठीक है भाई अभी तो ये एकदम नॉर्मल है, रोज की रोज कोई बुरी खबर यहाँ से आ जाती है, तो इतना शॉक उन्हें नहीं लगता है. सो बैड न्यूज काफी नॉर्मल हो गई थी एंड दैट इज वाई वो अपने स्कूल की तरफ चला गया. ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो केयर करता था, दिखता है कि वो केयर करता था. और बी इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि इट इज अ वेग ऑप्शन, कोई मतलब ही नहीं है इसका. एंड डी जो है अगेन 3 AM ऑप्शन है कि बस सीबीएसई ने सोचा कि कुछ तो लिखना है तो चलिए लिख देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज यूजुअली ग्रेट बसल एंड नॉइज व्हेन स्कूल बिगैन बट इट वाज ऑल वेरी क्वाइट. That day it was all very quiet. Which of the following describe France's emotions most accurately? So यूजुअली जब भी स्कूल चालू होता था तो एक ग्रेट बसल आपको सुनाई देती थी, एक कमोशन आपको वहां पर देखने को मिलता था. और आज जो है इतना ज्यादा शांति थी कि ऐसा लग रहा था एज इफ आज एक संडे मॉर्निंग है.
तो ऐसे में आपको क्या लगता है फ्रांस के इमोशंस क्या होंगे? शॉक एंड ऑ, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस, या फिर क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी? क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट, इट शुड बी डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी। क्यों? क्योंकि देखो उसने अपना फुल टू भरोसा उस कमोशन को दिया हुआ था। ही न्यू हाउ स्कूल लुक्ड, उसे पता था स्कूल कैसा दिखता था और स्कूल था कैसा। उसे पता था कि वो स्कूल के अंदर जाएगा और इतना ज्यादा शोरगुल, इतना हल्ला गुल्ला उसे देखने को मिलेगा एंड बस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएगा एंड नो वन विल नो। शायद उसने ऐसा पहले कर रखा होगा, तभी तो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेके। बट जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है और वो देखता है कि सारी चीजें इतनी शांत है, तो डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है अब तो आज तो वो गया, एंड दैट इज वाई उसके अंदर वो एंग्जाइटी आ जाती है। वो क्वेश्चन से घिर जाता है, आज मामला क्या है यार? हाँ, व्हाट हैज हैपेंड? आज हुआ क्या है ऐसा? व्हाई डज द स्कूल लुक सो डिफरेंट? आज स्कूल इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रहा है? हाँ, आज क्या हो गया है ऐसा जो मुझे नहीं पता है? सो मिक्स्ड इमोशंस है। उसको मार पड़ने वाली है, पिटाई होगा, पढ़ के नहीं गया है, लेट हो गया है, ऑन द टॉप ऑफ दैट आज स्कूल इतना शांत कैसे है? हाँ, कमोशन क्यों नहीं है, इतना हसल बसल नहीं है, आज छुट्टी है क्या? अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके दिमाग में जा रहे थे, और उनमें से सबसे बड़े दो इमोशंस जो थे वो थे डिसअपॉइंटमेंट और एंग्जाइटी के। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर शॉक और नहीं हो सकता बिकॉज इसके साथ में ये है। सो बेसिकली वो देख रहा था ये सारी चीजों को देखकर, और देखकर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, उसने भरोसा दिखाया था। ये सेट कि उसने काउंट किया था, मतलब उसने भरोसा किया था, रिलाई किया था कमोशन पे, और वो नहीं हुआ। तो एकदम शॉक या और नहीं बोल सकते। कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस जो है वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा। कंफ्यूजन एक बार को चल सकता है, डिस्ट्रेस जो है वो अभी उसको नहीं पता चलेगा बिकॉज वो अंदर गया ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि अभी तो पूरा दुनिया उजड़ने वाला है। क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टिनिटी के अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, व्हेन यू आर क्यूरियस टू नो कि क्या हुआ है, वेयर एज अनसर्टिनिटी मेक्स नो सेंस हियर। तो इसकी वजह से ये सब नहीं हो पाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I never saw him look so tall. Which of the following best captures M. Hamel on the last day of school? So फ्रांस ने बोला मैंने उन्हें कभी इतना ऊंचा नहीं देखा था। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि आज फ्रांस की नजरों में एम हेमेल का कद ऊंचा हो गया था। आज उनके नजरों में एम हेमेल की इज्जत और बढ़ गई थी। बट ये जो है इन चार ऑप्शंस में से एम हेमेल को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है उस दिन? He was cranky, miserable, dedicated, resigned, patient, dignified, emotional, courageous, calm, nostalgic, disappointed, patriotic, proud, reproachful, persistent, heroic. Which of the following do you think best captures M. Hamel on the last day of school, Bachabari? Question number 3. Alright, the answer should be patient, dignified, emotional, courageous. Because ये वाले लाइन में देखो, हमेशा याद रखना, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के अंदर अगर आपको कभी भी रेफरेंस दिया जाता है, देखो एक्सट्रैक्ट बेस के अंदर तो यू हैव द एक्सट्रैक्ट, बट अगर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज आते हैं एंड यू गिवन रेफरेंस, तो उसके लाइट के अंदर आपको हमेशा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। I never saw him look so tall. Why? Because he wanted to actually kind of congratulate M. Hamel कि वो कितने ज्यादा ब्रेव हैं, उनके अंदर इतना ताकत था, इतना करेज था, और ये चीज इनफैक्ट लिखी हुई भी है इस एक्सट्रैक्ट में कि वो लास्ट तक सबका लेसन सुन रहे थे। इवन व्हेन उनकी सिस्टर ऊपर उनके ट्रंक्स को पैक कर रही थी, he had that courage कि वो अब बैठे रहे और सुनते रहे। On the top of that, we know that आज हमारे एम हेमेल पेशेंट थे। He was patiently teaching. वो सब लोगों को पेशेंटली पढ़ा रहे थे, एंड दैट्स व्हाई सब लोग आराम से समझ भी पा रहे थे। अच्छा, इसके साथ में ही वॉज ऑल्सो पेशेंट विथ पेशेंट एंड काइंड विद फ्रेंड्स एंड अदर किड्स। हमेशा वो ऐसे नहीं होते थे, पर आज वो थे, आज वो बहुत काइंड भी थे।
अच्छा, इसके साथ में डिग्निफाइड हमें वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इमोशनल वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो इमोशंस के अंदर सबको बताते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, कितना इम्पॉर्टेंट है इसका ख्याल रखना, और कैसे हमें इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए, हमें इसे हमेशा गार्ड कर कर रखना चाहिए। सो आई थिंक अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती तो मैं हमेशा ये कोशिश करती कि जब मुझे इतने सारे वर्ड्स मिलते हैं तो मैं सारे वर्ड्स को फिट करने की बजाय एक या दो ऑप्शंस के लिए श्योर हो जाऊं। अगर मैं एक या दो ऑप्शंस के लिए श्योर हो जाऊंगी, बाकी का काम मेरा अपने आप हो जाएगा। So I am sure about patient and courageous. So even if dignified and emotional के लिए I don't have the correct reason, this is the best answer that I can give. Similarly, ये बाकी सारे क्यों नहीं हो सकते? Because A में cranky है, ये cranky है, इस वजह से मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक आपको देखने को मिल जाएगा, मैं इसे क्रॉस कर दूंगी बिकॉज ही वॉज नॉस्टैल्जिक टू सम एक्सटेंट, जो कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा फ्रांस ने अपनी दृष्टि से बताया है। बट अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से एम हेमल जो है वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये फेडेड ऑप्शन लग रहा है। सिमिलरली डिसअपॉइंटेड भी थोड़ा सा फेडेड यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डी वाले ऑप्शन के अंदर कुछ फेडेड ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे प्राउड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है बिकॉज ही इज प्राउड ऑफ एवरीवन, बट एट द सेम टाइम ही इज रिप्रोचफुल, ही इज लाइक हम लोगों ने खुद ने ध्यान नहीं दिया यार फ्रेंच पे। सो ये दोनों साथ में नहीं फिट हो सकते। व्हेन इट कम्स टू परसिस्टेंट का मतलब होता है हार नहीं मानना, बट वो तो एमएमएल ने कर दिया था, राइट? ही डिड नॉट फाइट, इंस्टेड वो अपने बैग्स को पैक करके ही वाज गोइंग, ही वाज लीविंग द कंट्री। हीरोइक कहीं ना कहीं एक फेडेड ऑप्शन है, बट यस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कितना ज़्यादा उन्होंने एज अ हीरो सारे बच्चों के लिए उन्होंने वेट किया एंड उन्हें एक अच्छा स्पीच दिया, उन्हें बताया, उनकी लैंग्वेज के साथ में फेमिलियर किया। तो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शंस यहाँ नहीं है, कुछ तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गए हैं, तो बी सबसे बेस्ट उन्हें एक्सप्लेन करेगा। Next we have, this is also the last question for today. Concluding his last lesson by writing Vive la France on the blackboard shows that M. Hemmel was overwhelmed with emotion, wanted to distract all attending class that day, was keen or not leaving the country, or wanted to teach French participles through it. आपको क्या लगता है जब उन्होंने अपने लास्ट लेसन को वीव ला फ्रांस लिखकर कॉन्क्लूड किया तो इससे वो क्या शो करना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 4, इससे वो क्या शो करना चाहते थे? ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, वो इमोशन से भरे हुए थे, बिकॉज वीव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, हिंदी में जुग जुग जियो फ्रांस, जो शो करता है कि कितने ज़्यादा इमोशनल वो वहाँ पर थे, क्योंकि अपने देश को छोड़कर जा रहे थे, अपनी भाषा को छोड़ के जा रहे थे, अपने लोगों को छोड़ के जा रहे थे, और चाहते थे कि उनका देश, उनके लोग, उनकी भाषा जीत जाए और इसी तरीके से जीती रहे, अमर रहे। सो ये एक इमोशनल टच पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। wanted to distract or attending class that day, ये बिल्कुल सेंस मेक नहीं करता। was keen on not leaving the country, he had to, उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं था। and wanted to teach French participles through it is also a vague option, क्योंकि पढ़ा वो ऑलरेडी चुके थे, he was just concluding his lecture. So A will be the correct answer. तो यहाँ पर ये जो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज आपने किए हैं, डू लेट मी नो कि आपका क्या स्कोर रहा इन द कमेंट सेक्शन। हाय, तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो इंग्लिश पूरे साल और सिर्फ इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का,
तो फटाफट से अभी जाकर अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले डालो इन जस्ट ₹1312। 1312 में पूरे साल भर का इंग्लिश तुम्हें मिल रहा है। दैट मीन्स खूब सारे डाउट्स पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने एक्सक्लूसिव नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेपरेशन कर सकते हो, खूब सारे एमसीक्यूज, टेस्ट, डीपीपीज, इसकी एडिशन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स जो हम करने वाले हैं सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके एडिशन के अंदर अगर आप अशोका बैच ज्वाइन करना चाहते हो पीसीबी के लिए, तो अभी कमाल के ऑफर के चलते आपको ये पूरा बैच पूरे साल के लिए आप पीसीबी पढ़ सकते हो इन जस्ट ₹3749। 3749 के अंदर पूरे साल पीसीबी पढ़ सकते हो आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में। अशोका बैच अगर आपने पीसीएमबी ले रखा है तो भी आप अशोका बैच पढ़ सकते हो पूरे के पूरे साल। अशोका बैच अगेन आपका अमाउंट क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है 3749। 3749 के अंदर पूरे साल आप पीसीएमबी पढ़ सकते हो, 3749 के अंदर पूरे साल आप पीसीएम पढ़ सकते हो अगर आपके पास में सिर्फ पीसीएम है। तो बहुत मजा आने वाला है अनअकैडमी प्लस पे। सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स है, सारे ऐसे एजुकेटर्स है जिन्होंने सिकंदर बैच लेकर आया और फोड़ा एकदम आंख लगा दी और बहुत ही कमाल का रिजल्ट हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने भी अगर ये हिस्ट्री क्रिएट करनी है, हमारे साथ में जर्नी तय करनी है, आपको एकदम कमाल का रिजल्ट अगर चाहिए तो फटाफट से आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। इसकी एडिशन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑफर चल रहा है ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहने वाला है केवल 31st तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहने वाला है। और ये ऑफर पे आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SDC18। दिस इज माई कोड, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। एंड ये वाला जो कोड है इसकी मदद से आपको जो मैंने प्राइसेस बताए हैं वही प्राइसेस में आपको आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके साथ में आप बाकी सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी 25% डिस्काउंट पे ले सकते हो। इससे आप जाओगे जो संकल्प हमने लिया है जीत की ओर। बट यहीं पे ये एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको चाहिए नहीं मैम हम लोगों को 25% नहीं हमें 90% डिस्काउंट दे दो आप, मतलब ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिल जाए, 90% डिस्काउंट मिल जाए, तो ऐसा भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। और आ चुका है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, UST लाइव हो चुका है, जिसके अंदर आप IIT JEE, नीट UG क्लासेस 10 to 12 के बच्चे जो भी हैं यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। 90% तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। आप जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम में रजिस्टर करोगे वहां पर उसे अवेल कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी उसे अवेल कर सकते हो। ये टेस्ट की डेट 26 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है। ऑनलाइन ये टेस्ट होने वाला है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में जाना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है और स्कॉलरशिप ले लेनी है, रिवॉर्ड्स ले लेनी है। और इसके साथ में आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 11 AM से लेकर 12 PM तक और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये टेस्ट देखने को मिलने वाला है। एनरोल कर लीजिए, अभी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, SDC18 कोड लगा के एनरोल आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि फाइनली आ चुकी है लक्ष्य सभा आ चुकी है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड, 31st March 6 PM इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। बहुत बड़ा कुछ हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं, बहुत मजा आपको आने वाला है, क्योंकि अब हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं आपके फ्यूचर की। तो डोंट मिस दिस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू डोंट मिस दिस। इसके साथ में अगर आप मुझे लाइव मिलना चाहते हो और इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझसे भी मिल सकते हो। और यहाँ पर अभी करियर पे चर्चा हम लेकर आ रहे हैं, आपके सवाल और हमारे जवाब होंगे। 1 अप्रैल को हम लोग मिलने वाले हैं 1 बजे। आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर हम मिलने वाले हैं, अनअकैडमी सेंटर में मिलेंगे, लाजपत नगर दिल्ली। और फटाफट से आप आ जाएंगे यहाँ पर और हम लोग मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ में एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं जिसके साथ हम क्रैक करने वाले हैं आगे की एग्जाम्स को। सो दैट्स वेरी मच इट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।